हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल मौर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल निष्ठा क्लासेस में। जैसा कि देखिए, कुछ दिनों पहले हमने एक दो वीडियो अपलोड किए थे, शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, हमारी पूरी टीम ने आपको बताया था कि हमने एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे देश में जितने भी पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आफ्टर 12th अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हों या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन किसी सरकारी नौकरी के लिए हों, हमने उन सभी एंट्रेंसेस को टारगेट करते हुए फ्री फाउंडेशन बैच ओपन किया है। जैसे रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच में, निखिल सर हमारे इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच में, दीपक बलियान सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, कंप्लीट मैथ्स, वो भी ऐसी क्वालिटी जैसी कभी आपने नहीं देखी होगी। और वैसे ही हमारे संदीप भैया सर जीएस का पार्ट संभालेंगे, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो देखिए ये जो बैच है बता चुके हैं, फिर भी 1 मिनट के अंदर मैं फिर से जल्दी से बता देता हूं। ये बैच फ्री है बच्चों सभी के लिए। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो हमारे सेंटर में आए। नजफगढ़ में कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, ऑल्दो हॉल काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल जैसे जैसे हमारा बैच बना है, अभी 3-4 दिन हुए हैं, वैसे वैसे सीट्स बुक होती जा रही हैं। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आप आइए हमारे सेंटर में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो ऐप है निष्ठा क्लासेस की, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे और वैसे आपको हमारे चैनल पे भी रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस में, प्रॉपर वे में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ फ्री पढ़ाई जा रही है, वो भी ऑसम क्वालिटी के साथ। जितने भी फैकल्टीज़ हैं अपने प्रोफाइल में बहुत मास्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल का। और देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम फ्री में पढ़ाएंगे तो क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जब आपके 3-4 वीडियोज़ हो जाएंगे या 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप उन वीडियोज़ का ज़रूर कंपेयर करके देखिएगा जो अदर चैनल्स पे अवेलेबल है, आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, सो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्लास से पहले मैं आपको बता रहा हूं, फ्री है, CGL है, CPU है। उसके अलावा सपोज कोई बच्चा CUT की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक सेक्शन होती है, उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग आती है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। अगर कोई बच्चा IP मैथ करना चाहता है, सपोज IIM रोहतक से इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता है, तो वहाँ की लॉजिकल रीजनिंग भी कवर होगी। कोई आफ्टर 12th LH का एग्जाम देना चाहता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जितने भी मेन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, उन सब की लॉजिकल रीजनिंग इस फाउंडेशन बैच में आपको कवर कराई जाएगी तसल्ली से। ठीक है, 1 by 1 सीक्वेंस में। सो देखिए ये हमारा पूरा वो है जिसमें आपको बताता हूं कि निष्ठा क्लासेस हैं। यहाँ पे मार्कर मैं चेंज कर लूं। फेसबुक पे पेज है निष्ठा क्लासेस का, टेलीग्राम पे है हमारा पेज निष्ठा नोट्स नाम से, जहाँ पे आपको PDF की फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। निष्ठा क्लासेस हमारा इंस्टाग्राम पे एक नया पेज बनाया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस पेज पे आपको रेगुलर रील्स देखने को मिलेंगी, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक जो इफेक्टिव हैं, जो अदर जगहों पे अवेलेबल ना हो, ऐसी ट्रिक्स हम सिखाया करेंगे रील्स पे। और निष्ठा क्लासेस तो हमारा चैनल है ही। उसके अलावा किसी बच्चे को कोई इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो, लाइक कोई डाउट हो किसी चीज़ में, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पर आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास देखिए। आज की क्लास में बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। देखिए जो टॉपिक है हमारा, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूं मैं, उसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। देखो जैसे कई सारे ना चैप्टर्स हैं जिनसे कभी कभार किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, कभी कभार किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर, हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, ये वो चैप्टर्स हैं जो कभी किसी एग्जाम की किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आते हैं। ऐसे चैप्टर्स को हम बाद में कवर करेंगे। हम पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जिसके लिए 100% श्योरिटी है, सर्टेनिटी है कि वो तो आएंगे ही आएंगे। जैसे कि अल्फाबेट टेस्ट, ये वो चैप्टर है जिसके कम से कम आप मान के चलिए SSC के किसी भी एंट्रेंस में 2 क्वेश्चन आने पक्के हैं। जैसे अगर CGL का पेपर देते हैं तो वहाँ पे प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको रीजनिंग के, उसमें आप कम से कम 2 क्वेश्चन तो अल्फाबेट टेस्ट के मान के चलिए। और वैसे ही
अगर आप CPO SI का पेपर देते हैं जहां 50 क्वेश्चंस मिलेंगे LR के, वहां पे आप 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के मान के चलिए। तो ऐसे ही इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पता है बहुत वेटेज है, एनालॉजी, तो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो चैप्टर है वो आज के एक सिंगल सेशन में मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। आपको हो सकता है लगेगा कि स्पीड तेज है, बट स्पीड तेज सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस में होगी जो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ वहां पे स्पीड तेज होगी। जैसे कोई चीज आएगी समझाने वाली, वहां पे स्पीड स्लो करके मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट, इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं, उन 26 लेटर्स की फेस वैल्यू या आप कह लीजिए प्लेस वैल्यू आप सबको याद होनी कंपलसरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आता है, ठीक है। देखिए, जैसे मेरा नाम है राहुल मौर्या, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, नाम तो सुना होगा ऑफलाइन में, तो खैर बहुत बच्चों ने सुना है, ऑनलाइन हो सकता है ज़्यादा ने ना सुना हो, बट स्टिल। तो देखो, उसकी नंबरिंग करनी है, तो 18 1 8 21 12 13 15 8 1 18 9 1, ठीक है। आपकी ये स्पीड होनी चाहिए, जैसे 2+2 जितने अच्छे से आपको याद ना हो, उससे ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पकड़ता है। अगर कोई भी बच्चा गलती से सोचता है कि सर हम तो वहाँ पे जाके ABCD लिख लेंगे, उसके नीचे 1 2 3 4 लिख लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग देख देख के कर लेंगे, तो याद रखना ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आप फेल हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आपको ये याद करना है, किसी रीजन से कह रहा हूं, इसमें कोई इफ बट नहीं, कोई चॉइस नहीं, इट इज कंपल्सरी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्क्वायर याद करने हैं मिनिमम 1 से लेके 25 तक के, जिन्हें वर्ग कहते हैं हिंदी में। आपको घन याद करने हैं क्यूब्स, कम से कम 1 से लेके 15 तक के। अगर आप स्क्वायर्स 30 तक के याद करते हो तो गुड है, बट अगर आप 25 तक के भी याद करते हो तो काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट सिखा दिए जाएंगे जिनसे 25 तक के स्क्वायर्स याद होने से आप 125 तक के स्क्वायर्स मुंह जुबानी काउंट कर सकते हो 1 से 2 सेकंड में, ठीक है। वैसे ही आपको क्यूब्स के शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्यूब्स याद करने की जरूरत है 1 से लेकर 15 तक। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि देखो, जब हम कोई चैप्टर करते हैं, जैसे एनालॉजी करते हैं, सीरीज करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां सिर्फ इंग्लिश लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे मैथ्स के डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जहां भी आपको अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और सीरीज, ऐसे इन चैप्टर्स में जहां पे भी आपको इंग्लिश लेटर्स दिखेंगे, वहां पर इंग्लिश लेटर्स की जो फेस वैल्यू है, आपको उनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन करना होगा, जिस कारण से लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। और वैसे ही जहां पे भी आपको डिजिट्स दिखेंगे, वहां पर हर दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिजिट्स के स्क्वायर्स या क्यूब्स का लॉजिक यूज कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर मैं लिखता हूं यहां पे एनालॉजी का एक क्वेश्चन, 42 इज रिलेटेड टू 56, हाउ इज 90 रिलेटेड टू। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये तो नहीं सोचेंगे हम पहले कि प्लस हो रहा है 14, तो प्लस 14 करके 104। सबसे पहले देखेंगे कि कहीं ये जो डिजिट्स हैं किसी स्क्वायर या क्यूब से लिंक तो नहीं है। तो दिमाग में सीधा आता है कि 7 स्क्वायर माइनस 7 42, 7 स्क्वायर प्लस 7 56। वैसे ही 10 स्क्वायर माइनस 10 90, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 110। अब यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे 7 से लिंक करें, आप इसे किसी भी स्क्वायर से लिंक करें, आंसर सेम आएगा। बच्चे ने सोचा कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, जैसे कोई भी नंबर है, 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 8, याद रखना 8 स्क्वायर माइनस 8 इज ऑलवेज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7। वैसे ही 9 स्क्वायर प्लस 9 इज ऑलवेज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 10। ये सारी चीजें ना सेम रिजल्ट देती हैं, तो अगर इन्हें यूज किया जाता है तो आपको खुद को हैबिचुअल करना पड़ेगा इनके लिए। मैं नहीं कह रहा आपको हर डिजिट नजर आए, आपको 107 देखकर एकदम से नजर आ जाए कि 10 स्क्वायर प्लस 7 है, नहीं, बट आपको 110 देखकर जरूर नजर आना चाहिए कि 10 स्क्वायर प्लस 10 है या 11 स्क्वायर माइनस 11 है। अपने स्क्वायर में खुद को जोड़ना और खुद को घटाने पर जो नंबर आता है, वैसे ही अपने क्यूब में खुद को जोड़ना और खुद को घटाने पर जो नंबर
आता है, इनके लिए आपको खुद को यूज टू करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी 210 लिखा दिखता है, चाहे वो एनालॉजी में है, चाहे वो ऑड वन आउट में है, चाहे वो नंबर सीरीज में है, तो आपके दिमाग में तीन चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि या तो 14 स्क्वायर प्लस 14 है, या फिर 15 स्क्वायर माइनस 15 है, या फिर 6 क्यूब माइनस 6 है। अगर ये तीनों चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं 210 को देखकर, तो इसका मतलब आप ठीक ठाक लेवल पे प्रिपेयर्ड हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चे, ये आपको खुद से करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। बहुत काम आती हैं ये आपको। मैं लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में इन चीज़ों को रिपीट करूंगा, ताकि किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो वो इन्हें कर पाए, ठीक है। आज की क्लास में हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अगर किसी बच्चे को रीजनिंग के बारे में जानना है कि क्या रीजनिंग होती है, कितने टाइप्स की होती है, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, तो हमारे चैनल पे एक पूरा वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको रीजनिंग की डिटेल्ड इंट्रोडक्शन प्रोवाइड की गई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड किया है, और अभी आपने देखा होगा कार्ड में भी आपको दिखा होगा उसका पॉपअप, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट में, उसका नाम है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस सबसे इजी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। हर वो बच्चा जिसे ABCD आती है उसे डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना होता, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, लेंथी वर्ड्स, उन्हें या तो डिक्शनरी के अंग्रेजी शब्दकोश इंग्लिश डिक्शनरी के या तो सही सीक्वेंस में लगाना होता है या फिर ऑपोजिट ऑर्डर में लगाना होता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर लिखा है अरेंज द गिवन वर्ड्स। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ब्लू कलर रखता हूँ, ब्लू या ब्लू भी चलो ठीक है। यहाँ पे लिखा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। कहता है डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में आते हैं उन्हें अरेंज करो। अब क्या करना, इन्हें भी ऑप्शंस के थ्रू करना। एक सजेशन है, इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होना हो बट एक सजेशन उसे याद रखेंगे। वो सजेशन ये है कि ऑलवेज इन्हें बैक साइड से स्टार्ट करें। जब हमें सही ऑर्डर में लगाना है इन वर्ड्स को, तो आप क्या करें, सबसे पहले देखें कि सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। अब आप खुद देखें, यहां पर अगर आप देखते हैं तो फेस जो है वो कॉमन है सब में, तो डिक्शनरी क्या करेगी, फिफ्थ लेटर देखेगी। फिफ्थ लेटर P है जो 16 पर आता है, T है जो 20 पर आता है। मैं समझ गया, T वाले बाद में आएंगे। फिर छठा लेटर देखो, यहाँ I है, यहाँ E है, यहाँ I है, तो मैं जानता हूं दोनों I वाले क्या है, एंडिंग में आएंगे। इसके बाद भी जो O है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो जो फिफ्थ है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए। अब आप खुद देखें, इनमें से कोई एक आंसर है, उसके बाद थर्ड है, तो थर्ड तो ठीक है। तो आप सिर्फ ये देखो कि फर्स्ट और फोर्थ में पीछे कौन आएगा, तो मैं जानता हूं T वाला पीछे आएगा, इसका मतलब थर्ड इसका आंसर है। मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे। सिर्फ आपको सजेशन ये है कि आपको डिक्शनरी के क्वेश्चन में जब कहा जाएगा कि सीधे ऑर्डर में लगाओ, तो आप उसे एंडिंग से ट्रैक डाउन करना, थोड़ा सा टाइम सेव होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर सेम कि बताओ राइट ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो आप देखिए CHE कॉमन है, उसके बाद है CSEMM। तो मैं जानता हूं कि जो S है वो 19 पर आता है, यानी सबसे लास्ट में क्या आएगा, 2। सबसे लास्ट में 2 आएगा, तो ये दो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद 4 होगा, पक्की बात है। तो 5 और 3 में से देख लो पीछे क्या आएगा। 5 में M है, 3 में E है, तो सीधी सीधी बात है कि ये बाद में आएगा। इसका मतलब फर्स्ट इसका आंसर है। हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको सिर्फ लास्ट से 2 से 3 देखने होते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है ना, इसे थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पे बोला है आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट 5th पोजीशन। यहां पे 5 ही हैं, हमसे बोला है सबसे लास्ट में कौन आएगा। डायरेक्ट देखो, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। सुपर सुपर सब में सुपर कॉमन है। उसके बाद मैं जानता हूं S है, S 19 पर है, I 9 पर है, V 22 पर है, तो सीधी बात है V वाले लास्ट में जाएंगे, तो उन V वालों में भी जो I वाला है वो सबसे लास्ट में जाएगा, तो सुपरवाइज हमारा आंसर है। तो सुपरवाइज क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। इसमें हमें सीधे ऑर्डर में भी लगाने कह सकते हैं और रिवर्स ऑर्डर में भी लगाने कह सकते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड टाइप है उसको कहते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, आपको एक लेंथी सा वर्ड गिवन होगा,
और फिर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताओ ये जो गिवन वर्ड है इसके लेटर्स का यूज करके विच वर्ड कैन बी कंप्लीटली फॉर्म्ड एंड विच वर्ड कैन नॉट बी कंप्लीटली फॉर्म्ड। तो जहां पर आपसे कहा जाता है ना विच वर्ड कैन बी कंप्लीटली फॉर्म्ड उसमें दिक्कत नहीं होती, जहां कहा जाता है विच वर्ड कैन नॉट बी कंप्लीटली फॉर्म्ड उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। आई विल टेल यू हाउ। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जल्दी से देखो, फास्ट लिख रहा हूं मैं बिल्कुल। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा ट्रांसमोग्रिफिकेशन, ठीक है। अब या तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड विच वर्ड कैन बी कंप्लीटली फॉर्म्ड, कैन बी कंप्लीटली फॉर्म्ड, ठीक है, या फिर मैं लिखूंगा यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड विच वर्ड कैन नॉट बी कंप्लीटली फॉर्म्ड, ठीक है। हिंदी में कहूं तो इस शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करके कौन सा शब्द या तो पूरा बन सकता है या फिर कौन सा शब्द पूरा नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने कहा इसमें मिस्टेक नहीं होती, क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा जो पूरा बनेगा। इसमें मिस्टेक कैसे हो सकती है मैं अभी जस्ट बता रहा हूं आपको। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ए ऑप्शन, मैंने लिखा माइग्रेट, बी ऑप्शन यहां पे लिखा मैंने इमिग्रेशन, मैंने लिखा सी ऑप्शन माइग्रेशन। अब आप ध्यान से देखो, मैं डी ऑप्शन लिखने वाला हूं, पर उससे पहले देखो ई है नहीं तो ये नहीं बन सकता, डबल एम नहीं है। रूल कहता है कि जो लेटर जितनी बार आया है उसका इस्तेमाल सिर्फ उतनी बार ही हो सकता है, तो यहां पर एम सिर्फ एक बार आया है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है, तो ये भी नहीं बन सकता। माइग्रेशन में देखो सारे के सारे लेटर्स अवेलेबल हैं, तो ये हमारा आंसर है चौथा ऑप्शन जो भी हो। एनीवे मैं लिख देता हूं फिलहाल यहां पे चौथा ऑप्शन भी मेरा नहीं बन पा रहा क्योंकि पी अवेलेबल नहीं है। अगर ये माइग्रेशन ए ऑप्शन होता तो आपको सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माइग्रेशन में शामिल जितने लेटर्स हैं वो सब ट्रांसमोग्रिफिकेशन में अवेलेबल हैं, तो वो आंसर बनता। तो इसमें मिस्टेक नहीं होती। इसमें कैसे मिस्टेक होती है ध्यान से देखो। अगर मैं लिखता हूं यहां पे एक ऑप्शन ट्रांजिशन, ठीक है, मैंने एक ऑप्शन लिखा ट्रांजिशन, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने इमिग्रेशन। अब क्या होता है बच्चों, कई बार बच्चा चारों ऑप्शंस देखे बगैर बी ऑप्शन पे टिक कर देता है, क्योंकि एम तो एक बार अवेलेबल था, यहां 2 बार है तो नहीं बन सकता। बट चक्कर ये है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड का ये मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन में से सबसे गलत ऑप्शन चुनना है। जरा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैंने लिखा फ्रिक्शन, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, डी ऑप्शन लिखने से पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आए जहां पे एक वर्ड गिवन है और आपसे पूछा जाए यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो आपको चारों ऑप्शन ऑलवेज देखने हैं। क्यों देखने हैं चारों ऑप्शन? क्योंकि आपको ये नहीं देखना कौन सा नहीं बनता, आपको देखना है सबसे ज्यादा गलत कौन सा है। अगर बच्चे यहां पे चौथा ऑप्शन लिखा है, सपोज मैंने माइग्रेशन, सपोज माइग्रेशन, तो उस केस में ये बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने चारों ऑप्शन नहीं देखे उसका भी ठीक हो गया, पर ये एक इत्तेफाक है क्योंकि यहां पर बाकी 3 पूरे पूरे बन रहे थे। व्हाट इफ यहां पे माइग्रेशन की बजाय अगर लिखा होता ट्रांसफर, तो देखो जो मैं समझा रहा हूं उस पर जरा सा ध्यान देना। इस बार जिस बच्चे ने बी पे टिक कर दिया गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन भी नहीं बन रहा और मेरा डी ऑप्शन भी नहीं बन रहा। इन दैट केस वी हैव टू चूज विच वन इज मोर इनकरेक्ट, विच वन इज ज्यादा रॉन्ग, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो ज्यादा गलत है। तो एटलीस्ट एम अवेलेबल तो है, ई तो अवेलेबल ही नहीं है। इस रीजन से इस केस में डी ऑप्शन को प्रेफरेंस मिलेगी। मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा हूं, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो उस केस में आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि तब आपको ये नहीं ढूंढना कि कौन सा नहीं बन सकता, तब आपको ये ढूंढना है कि चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा गलत ऑप्शन कौन सा है। तो यहां पर इमिग्रेशन में भी इमिग्रेशन नहीं बन रहा था क्योंकि डबल एम था, यहां सिंगल एम था, और मेरा डी ऑप्शन अगर ट्रांसफर है तो वो भी नहीं बन रहा क्योंकि यहां पर ई अवेलेबल है। पर इन दोनों
में ज्यादा गलत कौन सा है? ट्रांसफर, क्योंकि ई तो अवेलेबल ही नहीं है। समझे इतनी बात, इसका ध्यान रखिएगा। अब बताओ, अगर यहां ए ऑप्शन होता है ट्रांसफर, तो भी मैं टिक नहीं करता, तो भी मैं 4 ऑप्शन क्यों देखता? क्योंकि क्या पता तब डी ऑप्शन में कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें 2 लेटर शामिल हो जो ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसलिए कंक्लूजन ये है नटशेल में कि जब भी हमसे पूछा जाएगा विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा गलत है उसको प्रेफरेंस देनी है। आई होप बहुत अच्छे से समझ गया होगा, अब इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमसे यहाँ पे बोला है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, आपको देखने चारों हैं, सीधी सिंपल सी बात है। तो आप देखो नंबर यू अवेलेबल नहीं है, ये मेरा आंसर हो सकता है। मैंने चारों ऑप्शन देखे तो मैंने कहा ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो इस बार तो इसका आंसर यही है। देखने चारों हैं, हैबिट इसी की रखनी है। फिर बोला है हमसे अगले क्वेश्चन में, देखो एक क्वेश्चन रह गया है ये वाला, इसमें भी बोला था विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ध्यान से देखो, इम्पॉसिबल बन जाएगा, इम्पॉसिबल बन जाएगा, इम्पैसिव नहीं बनेगा, वी अवेलेबल नहीं है, इम्पैशन बन जाएगा। चारों ऑप्शन मैंने देखे, फिर मैंने तसल्ली की, फिर मैंने सी ऑप्शन पे टिक किया। ठीक, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन हो गया है। इस वाले में हमसे पूछा है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो पूरा बन जाएगा। सो यहां पे जरा आप ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में अगर आप ध्यान दो, एनुअल नहीं बन सकता क्योंकि यू तो है नहीं। लैमिनेशन देखो बन सकता है क्या? लैमिनेशन, एम तो अवेलेबल ही नहीं है। टर्मिनेट देखो, टर्मिनेट बन सकता है क्या? टर्मिनेट, एम तो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे बनेगा? सीधी बात है, इंटरनल हो गया इसका आंसर, कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप कवर होते हैं, डिक्शनरी पेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन। ये दोनों बहुत सिंपल और आसान थे। आई होप इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम। इससे पूछा कैन बी फाउंड, चलो कर ही लेते हैं। 2 कैन नॉट बी के थे तो मैंने 2 कैन बी वाले रख दिए। रैशनलाइजेशन, ठीक है, इसमें हम ध्यान देंगे, सेंसेशन नहीं बनता, ऑल्टरेशन नहीं बनता, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन TRA ट्रांजिशन बन जाएगा। तो हमारा हो गया सी ऑप्शन। देखिए जो हमारा अगला पार्ट है उसका नाम है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करने से पहले समझाऊंगा एक चीज, कंसेप्ट समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन की जो वर्डिंग लिखी होगी इंग्लिश में, वो लिखी होगी अरेंज दीज वर्ड्स इन लॉजिकली करेक्ट मैनर। दिए गए शब्दों को उनके सही क्रम में लगाएं। अब सही क्रम में लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उन शब्दों के अर्थ अनुसार उनको सही क्रम में लगाना, जो उनका अर्थ है उसके मुताबिक उन्हें सही क्रम में लगाना। और दूसरा होता है कि उन शब्दों के अर्थ अनुसार नहीं लगा सकते, हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाना पड़ता है। छोटे से बड़े का क्रम या बड़े से छोटे का क्रम, सस्ते से महंगे का क्रम या महंगे से सस्ते का क्रम। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने यहां पर सपोज एक क्वेश्चन लिखा, मैंने उसमें एक वर्ड लिखा ट्री, एक वर्ड लिखा मैंने उसमें प्लांट, एक वर्ड लिखा मैंने सीड, एक वर्ड लिखा रूट, एक वर्ड लिखा फ्लावर और एक वर्ड लिखा मैंने फ्रूट्स। ठीक है, सपोज यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा आयरन, एक वर्ड लिखा सिल्वर, एक वर्ड लिखा गोल्ड, प्लैटिनम और एक वर्ड लिखा है डायमंड। अब आप खुद देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में मैं, जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम भी लिख सकता था। इस क्वेश्चन में मैं और भी ऐसे लिख सकता था, मैंशन, बंगलो, पैलेस। अब आप खुद एक बात बताइए, इनके मीनिंग के हिसाब से तो इन्हें नहीं कर सकता, इसका मतलब सोना होता है। सीधी सी बात है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये चाहता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये चाहता है लॉजिकली करेक्ट मैनर में। मैं अपने हर स्टूडेंट को
हर उस पर्सन को जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये बताना चाहता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही करेक्ट ऑर्डर होगा जिसे लॉजिकली एक्सेप्ट किया जाएगा, जो लॉजिकली एक्सेप्टेड होगा। इस वाले के दो ऑर्डर हो सकते हैं, एक हो सकता है असेंडिंग और एक हो सकता है डिसेंडिंग। या तो ऑप्शन में सिर्फ करेक्ट फॉर्म ऑफ असेंडिंग होगी या ऑप्शन में सिर्फ करेक्ट फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग होगी। तो याद रखना दोनों में से कोई एक अवेलेबल होगी, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर अगर दोनों अवेलेबल हैं तो वी विल प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई रिपीट दिस एंटायर थिंग, जल्दी से सुनो। अगर आपके पास इस तरह के हैं वर्ड्स तो उनका सिर्फ एक ही फॉर्मेट होगा जो लॉजिकली एक्सेप्टेड होगा, एक ही सीक्वेंस होगा जो लॉजिकली एक्सेप्टेड होगा। और अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में से कोई एक चीज अवेलेबल होगी ऑप्शन में। अगर दोनों अवेलेबल है तो आप प्रेफर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर को। अब देखो, जैसे कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बीज बोया जाएगा, राइट। उसके बाद उससे जड़ें बनेंगी, जड़ें बनने के बाद वो पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद वो पेड़ का रूप लेगा, पेड़ बनने के बाद उसमें पहले फूल आएंगे और उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगेंगे। ऐसा कोई भी वृक्ष जो हमें फल प्रोवाइड करता है वो इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन की बात तो देखो, इस क्वेश्चन में जो चीज़ सबसे सस्ती है उसको हम पहले रखते हैं। इनमें सबसे सस्ती चीज़ क्या है? लोहा। उसके बाद क्या है? सिल्वर। उसके बाद क्या है? गोल्ड। अब ऑप्शन में डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें फोर्थ को डायमंड रखा होगा और फिफ्थ पे प्लेटिनम, और एक ऑप्शन होगा जिसमें फोर्थ पे प्लेटिनम होगा और फिफ्थ पे डायमंड। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं दोनों की जनरलाइज्ड सिनेरियो लेता हूं तो उस सिनेरियो में डायमंड को रखा जाएगा फोर्थ पे और प्लेटिनम को रखा जाएगा फिफ्थ पे। देखिए, कॉस्टलीस्ट एलिमेंट ऑन दिस प्लेनेट तो डायमंड है, पर वो डायमंड की एक पर्टिकुलर फॉर्म है। पर डायमंड ऐसे भी मिलते हैं जो जिनका कुछ प्राइस ही नहीं है, ब्लैक डायमंड, जिनका कोई यूज ही नहीं है इंडस्ट्री में, ना ही वो ज्वेलरी में यूज होते हैं, ना ही वो इंडस्ट्री में स्टोन कटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, पर अगर मैं दोनों को जनरलाइज करता हूं तो प्लेटिनम ऐसा नहीं होता जो कहीं पे भी आपको बिल्कुल भी कॉस्टलेस मिल जाए, तो उस केस में प्लेटिनम को रखा जाएगा फिफ्थ प्लेस पे। तो सिंपल सी बात है, या तो असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर लॉजिकली करेक्ट मैनर। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है इन्हें सही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले कोई पर्सन क्राइम करेगा, उसके बाद पुलिस उसे प्रोवाइड करेगी, फिर जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे? जजमेंट पास करके, और जजमेंट पास करके उसे फिर कोई पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए 3, 1, 4, 3, 1, 4, 5, 2। ये हो गया हमारा राइट। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले फीटस असेंडिंग डिसेंडिंग चल रहा है। सबसे पहले फीटस 1, उससे क्या बनेगा? बेबी 3, 1 के बाद 3, एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार ऑप्शंस हेल्प करते हैं, कई बार नहीं करते, तो विदाउट ऑप्शन करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट देखेगा किस चीज़ की है, फिर वो एप्लीकेशन लगाएगा, उसके बाद वो इंटरव्यू फेस करेगा। इंटरव्यू फेस करने के बाद अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसे नियुक्ति प्रोवाइड की जाएगी कि आप कौन से डेजिग्नेशन पे नियुक्त किए जाते हैं। ये अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट नहीं है जो सेलिब्रिटीज के साथ होता है, ये अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट लेटर। यू आर अपॉइंटेड एज दिस पोस्ट, या फिर यू अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजर इन आवर कंपनी, वो वाला। और फिर होता है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है जांच। जांच का मतलब होता है कि हमने अगर आपको अपनी कंपनी में रखा तो आप कुछ दिन ट्रायल बेसिस पे होंगे, जिसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। अगर उसके बाद हमें लगेगा कि आप सही हैं, सुटेबल हैं हमारी कंपनी के लिए, तो ही हम आपको परमानेंट करेंगे, अदरवाइज हम आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो सकता है और ये क्वेश्चन मीनिंगफुल फॉर्म में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अब दो ही ऑप्शन हैं, या तो 5 पहले या 4 पहले, या तो रिवर पहले या ग्लेशियर पहले। तो रिवर पहले तो कैसे भी नहीं आ सकती, असेंडिंग डिसेंडिंग होता तो रिवलेट आनी चाहिए थी। इस रीजन से इसमें जो भी है सबसे पहले आएगा ग्लेशियर, यानी 4 वाले।
अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ग्लेशियर से हमारी बनेगी रिवलेट, छोटी छोटी धाराएं बनेंगी, उन धाराओं से मिलकर बनेगी हमारी रिवर, रिवर जाके गिरेगी सी में और सी के बाद आएगा हमारा ओशन। तो हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए 4 2 5, 4 2 5 3 1, ये है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। मैं चाहता हूं जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी इसी मोमेंट इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 30 सेकंड्स के अंदर। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देखें। मैं रिज्यूम कर रहा हूं, आपने वीडियो पॉज किया, उसके बाद आपने ऑन किया, तो देखो यहां पर 1 और 4 दिए हैं। वैसे तो ऑप्शंस की बदाएं भी कर सकते हैं, बट यहां पे है अवेलेबल, तो क्यों ना हेल्प ली जाए। 1 और 4, 1 है कॉन्फ्रेंस, 4 है इनविटेशन। देखो डायरेक्ट इनविटेशन तो पहले आने का सेंस बनता नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। पहले डिसाइड क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस रखी जाए, पहले डिसाइड क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस रखी जाए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या कोई डिसीजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जाएगी कि किन कैंडिडेट्स को, किन एम्प्लॉयज़ को या किन बोर्ड ऑफ मेंबर्स को रखना है, उसमें रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उसके बाद उनको इन्वाइट किया जाएगा मेरे हिसाब से। इनविटेशन भेजने के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और फिर बाद में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 2 4, 1 2 4 5 3, ठीक है, ये बनेगा इसका, मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इजी है। सबसे पहले बंदे को फीवर होगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर डायग्नाइज करेगा। 214 एक ही ऑप्शन है, वही करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। असेंडिंग में चलेंगे, सबसे पहले इन्फेंसी होगी, इन्फेंसी, फिर इन्फेंसी के बाद आएगा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद आएगा एडोलसेंस, एडोलसेंस के बाद आएगा एडल्टहुड, एडल्टहुड के, एक सेकेंड, बेबीहुड तो देखा ही नहीं। सबसे पहले इन्फेंसी, फिर बेबीहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस और फिर बच्चे एडल्टहुड, ये बनेगा इसका करेक्ट आंसर। एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में प्यूबर्टी है और एडोलसेंस भी है तो इन दोनों में ये पहले और ये बाद में, और जो लास्ट स्टेज होगी इसमें, लास्ट स्टेज वो होगी सेंसेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं बुढ़ापा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जुबलीज की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं सबसे पहले सिल्वर जुबली, 3rd नंबर, एक ही ऑप्शन है। उसके बाद गोल्डन जुबली, फिर डायमंड जुबली, फिर सेंचुरी मींस 100 ईयर्स, मिलेनियम मींस 1000 ईयर्स, हो गया सी ऑप्शन। चलिए हमारा 3rd टाइप खत्म हो गया। आप सबको मैं जल्दी से बता देता हूँ 30 सेकंड्स के अंदर कि हमने जो 3 टाइप्स पढ़े हैं, हमने जो 3 टाइप्स पढ़े हैं उसमें जो सबसे पहला टाइप है डिक्शनरी बेस्ड, सेकंड टाइप है वर्ड फॉर्मेशन और थर्ड टाइप था लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आज आपका फिक्स हो चुका है, पक्का आएगा। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब बच्चों ये होता है कि इंग्लिश के एक वर्ड से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है हमसे कि जस्टिफिकेशन वर्ड्स को, जस्टिफिकेशन वर्ड के लेटर्स को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो कितने लेटर्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। जस्टिफिकेशन वर्ड के लेटर्स को अगर मैं असेंडिंग में लगाता हूं तो कितने लेटर्स हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट फिर भी मैं हर बच्चे से चाहता हूं कि जब वो इसको परफॉर्म करेगा रफ शीट पे जस्टिफिकेशन, तो उस समय वो थोड़ा सा ध्यान रखना ह्यूमन एरर ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने का मतलब है फ्री फंड के मार्क्स, तो फ्री फंड के मार्क्स गंवाना नहीं। असेंडिंग में लगाना है तो देखो सबसे पहले सबसे छोटा लेटर ए है, उसके बाद देखो सी है, सी के बाद एफ है, उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे एफ है, एफ के बाद है आई, आई आई आई, आई के बाद है जे, जे के बाद अगर मैं ध्यान दूंगा तो एन है, एन के बाद ओ है,
ओ के बाद है एस, एस के बाद है डबल टी और फिर है यू। अगर मैंने ध्यान दिया तो सिर्फ एक लेटर है आई, जो पहले भी 5th प्लेस पे था, अभी भी 5th प्लेस पे है, तो इसका आंसर है ओनली 1। ठीक है, बहुत इजी है। बस इसका ध्यान रखना कि यहां पर हमसे जो कहा गया है असेंडिंग, तो असेंडिंग के हिसाब से करना, डिसेंडिंग कहा जाए तो डिसेंडिंग के हिसाब से करना। कई बार इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ सुन लो कि लिख दिया 8 1 6 9 4 2 3 7 8, ऐसे ना बड़ा सा नंबर लिख दिया और फिर कहा कि इवन नंबर्स में से अगर सब में एक जोड़ दिया जाए, ऑड नंबर्स में से सब में से एक घटा दिया जाए, तो बताइए राइट साइड से 5th प्लेस पे जो डिजिट है और लेफ्ट साइड से 4th प्लेस पे जो डिजिट है उनका एडिशन कितना है। कुछ भी काम करने कह सकते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे, आपसे हो जाएगा, उसको करवाने की जरूरत नहीं है। वो इवन 10th क्लास के बच्चा भी फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यहां पर जो हमें लैंग्वेज दी गई है बच्चे, ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। मेंशन कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखो यहां पे हमें कहा गया है कि जो वर्ड गिवन होगा, ठीक है, वर्ड गिवन नहीं है, लैंग्वेज लंबी थी इसलिए यहां पे गिवन है, जो वर्ड गिवन होगा उस वर्ड में मुझे पेयर्स ढूंढने हैं, दो दो लेटर्स के वो पेयर्स ढूंढने हैं कि उस वर्ड में उनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने की असल वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं हिंदी में। आपको जो वर्ड दिया जाएगा उसमें आपको अक्षरों के ऐसे जोड़े ढूंढने हैं कि उस शब्द में भी उनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने की असल वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे समझाता हूं डिटेल से। देखो, जैसे सपोज अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया, उसमें लिखा है पैराडाइज, और मुझे इसमें इस क्वेश्चन को करना है, तो जरा सा आप ध्यान देना, या तो मैं सीधा लेटर्स की हेल्प से कर सकता हूं या नंबरिंग लेके कर सकता हूं। नंबरिंग लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, बताऊंगा कैसे। नंबरिंग लिखी मैंने सपोज इसकी 16 1 18 1 स्पेस देके थोड़ा 4 9 19 5। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि जैसे 10 और 20 के बीच में 9 ही डिजिट होते हैं बीच में, ठीक है, 5 और 10 के बीच में 4 ही डिजिट होते हैं। तो इसको कैसे करना है, जैसे 5 और 10 के बीच के डिजिट निकालने तो दोनों का डिफरेंस -1। जैसे आपको 8 और 12 के बीच में कितने डिजिट हैं, दोनों का डिफरेंस -1, 3 डिजिट हैं। तो आप ध्यान दो, P और R के बीच में ABCD जो वर्णमाला है एक ही लेटर आता है, यहां भी एक ही लेटर है, तो मेरा एक ग्रुप बना जिसका नाम है PR। वैसे ही देखो 16 और 18 के बीच में एक ही नंबर आता है 17, यहां भी एक ही नंबर है, तो एक ग्रुप बन गया ये 16 18 का। फिर देखो P के साथ कोई ग्रुप नहीं है, A के साथ देखो A और D के बीच में दो ही अक्षर आते हैं, सिर्फ दो ही अक्षर तो आते हैं, B और C, यहां पे भी दो ही अक्षर हैं। कौन से हैं फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं उससे फर्क पड़ता है, तो ये आ गया AD। फिर इस A के साथ कोई भी ग्रुप नहीं है। अब इस A और E को देखो, A और E के बीच में यहां पे भी 3 ही अक्षर हैं और असल में भी 3 ही अक्षर हैं, तो एक ग्रुप हो गया AE। अगर मैं डिजिट्स की हेल्प से करना चाहता हूं इसको, तो देखो 1 और 4 के बीच में 2 ही डिजिट आते हैं, 1 और 5 के बीच में 3 ही डिजिट आते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं इन द वर्ड पैराडाइज वी गॉट 3 पेयर ऑफ लेटर्स which has as many letters between them as in English alphabet। तो इसका आंसर है 3। अब देखिए यहाँ पे ना आप सबको एक सजेशन है, सजेशन ये है कि कभी भी आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर उसमें वर्ड की लेंथ लंबी है तो आप ऑप्शन देखें। अगर वर्ड की लेंथ लंबी है सेम क्वेश्चन में और आपके ऑप्शंस हैं 3 4 5 6, तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। पर अगर वर्ड ज़्यादा लेंथी नहीं है, सपोज 8 ही लेटर्स हैं और उसके ऑप्शन है 1 2 3 4, तो उसे ज़रूर कीजिएगा, बट केयरफुली कीजिएगा। भले ही 30 सेकंड की बजाय उसमें 50 सेकंड स्पेंड कीजिएगा, पर करना ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन गलत आएगा तो वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे बोला है नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी से पहले एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, ये वाला देखो।
मुझसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हॉरिजन वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स के पेयर्स हैं कि उनके बीच यहाँ भी उतने ही अक्षर हो जितने कि असल वर्णमाला में होते हैं। तो मैं डिजिट्स की मदद से भी कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट लेटर्स की मदद से भी कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं डिजिट्स की मदद से करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 8, 15, 18, 9, 26, 15, 14, क्योंकि डिजिट्स को डिजिट से कंपेयर करना इजी होता है। तो मैंने ध्यान दिया इस 8 के साथ, आप ध्यान दो जरा, एक ही पेयर बन रहा है 14। 8 और 14 के बीच में 5 ही डिजिट्स आते हैं, यहां भी 5 ही डिजिट्स हैं, तो ये हो गया एक पेयर। फिर आप ध्यान दो 8 के साथ कोई नहीं है, इस 15 के साथ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कोई भी नहीं है, इस 18 के साथ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा 18 और 15। 18 और 15 के बीच में बच्चे 2 ही तो डिजिट आते हैं और यहाँ भी सिर्फ 2 ही डिजिट है, ये हो गया मेरा दूसरा पेयर। फिर आप ध्यान दो 18 और 14, 18 और 14 के बीच में 3 ही डिजिट आते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही डिजिट है, ये हो गया तीसरा पेयर। अब इस 18 के साथ कोई नहीं है, 9 के साथ चेक करो कोई नहीं है, 26 के साथ आप चेक करो कोई नहीं है, 14, 15 के साथ आप चेक करो तो 14, 15 के बीच में यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है और असल में भी कोई डिजिट नहीं होता। इस रीजन से ये हो गया हमारा फोर्थ ग्रुप। तो हमें इस वर्ड के अंदर ऐसे कितने ग्रुप्स मिले, हमें मिले ऐसे 4 ग्रुप, इसलिए इसका आंसर है 4। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लेटर्स की नंबरिंग याद है तो नंबरिंग की हेल्प से इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आसान होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। पैराडाइज हम कर चुके हैं, 3 आंसर था। चलिए इसे आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 30 to 35 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए कि नेसेसरी वर्ड के अंदर ऐसे कितने लेटर्स हैं कि उनके बीच यहाँ भी उतने ही हों, ऐसे कितने पेयर हैं कि उनके बीच यहाँ भी उतने ही लेटर्स हो जितने असल वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूं तो N19 एक तो बना NS, एक बना NS, नहीं बनेगा E के साथ, नहीं बनेगा C के साथ, नहीं C के साथ नहीं बनेगा, E के साथ नहीं बनेगा, S के साथ नहीं, अगले S के साथ, एक ही बन रहा है इसमें। ठीक है, इसका आंसर है ओनली 1। ये हमने कवर किया हमारे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अगर आप फ्यूचर में कोई भी बैंक का पेपर देते हैं तो उसके प्रीलिम्स में, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो, उसके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ये वाला आना पक्का है, सर्टेन है। देखिए ये हो गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स OEHM यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। अब आप देखो OEHM को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है हर एक लेटर को, तो इसमें एक वर्ड बना होम, एक ही बन रहा है। देखो ये जो लैंग्वेज है मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लैंग्वेज में मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं हमेशा वो लोग 4 लेटर से चुनने बोलते हैं। 3 लेटर से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, 5 लेटर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 4 परफेक्ट होते हैं। और मैंने एक और चीज नोटिस की है, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि वो जो 4 लेटर चुनने बोलते हैं, उन 4 लेटर से जो वर्ड्स बनते हैं वो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जनरल वर्ड्स होते हैं, जो हर बच्चे ने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुने हो। ऐसे वर्ड्स नहीं होते कि वो एक्सपेक्ट करें कि जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जिन बच्चों की वोकैब अच्छी है, सिर्फ उसी से वो क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्हें भी पता है कि हमारे देश में कई सारे छात्र हैं जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जिन्होंने 12वीं क्लास तक देखी भी नहीं है इंग्लिश, सिर्फ हिंदी में पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको ऐसे ही लेटर्स चुनने बोलेंगे जिनसे जो वर्ड बने वो आपने कभी ना कभी सुने हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ था मीडिएशन वर्ड के अगर पहले, दूसरे, 5वें और 9वें लेटर का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखा गया था कि अगर मीडिएशन वर्ड के पहले, दूसरे, 5वें और 9वें लेटर का इस्तेमाल करके अंग्रेजी भाषा के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाएं तो कितने शब्द बनेंगे। एक ऑप्शन था इसका 0, एक ऑप्शन था इसका 1, एक ऑप्शन था इसका 2 और एक ऑप्शन था इसका मोर देन 2, मोर देन 2। तो मैंने जब वर्ड चुने तो मैंने देखा
एक है M, एक है E, एक है A और एक है N। तो एक तो ऑलरेडी बनाया है मेन, फिर मैंने देखा कि नेम भी बन जाएगा, नेम ये भी सबने सुना होता है, फिर मैंने देखा मेन भी बन जाएगा MANE। मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मेन का मतलब होता है एनिमल्स के गर्दन के जो बाल होते हैं, स्पेसिफिकली हॉर्स और लायन, या फिर जो फीमेल मैनिक्विन्स लगाई जाती हैं मॉल्स में, उनको जो ब्लॉन्ड कलर का विग बनाया जाता है उसे भी मेन कहते हैं। तो मुझे 2 से ज़्यादा मिल गया तो आगे क्यों जाऊं। अलग बात है यहाँ पे तो एक और बन रहा है जिसका नाम है आमीन। अंग्रेजी में आमीन कह देते हैं, उर्दू में आमीन कह देते हैं। प्रार्थना कबूल होने के बाद जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से ये आइडिया लग गया होगा कि जब भी वो ऐसे कोई लेटर्स चुनने कहते हैं तो हमेशा ऐसे वर्ड बनते हैं उनसे जो कभी ना कभी सबने सुने हों। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि एक चीज़ यहाँ इम्प्लिसिट है, एक रूल यहाँ इम्प्लिसिट है कि जो लेटर्स जो चुनने कहेंगे उनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना है और सबका करना है। जैसे 3 है, THREE 3, तो 3 में देखो लेटर्स 4 हैं पर उसमें ई का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, तो ऐसे वर्ड नहीं बन सकते। ठीक है, एक ही बार इस्तेमाल होना है। आगे देखो मिसलेनियस। मिसलेनियस में मुझे आपको ये सिखाना था कि कभी भी अगर आपके पास सीधा सीधा वर्णमाला के क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जी तक जो है, तो उसमें आप एक चीज देखो कि जब भी हम लेटर्स की नंबरिंग याद करते हैं ना तो हम फ्रंट से करते हैं। फ्रंट कह लीजिए या लेफ्ट साइड कह लीजिए, ठीक है। हम कभी भी उन्हें बैक साइड से या फिर राइट साइड से याद नहीं करते, क्योंकि एक तरफ से याद करने से ही काम चल जाता है। जैसे कि फ्रंट से 5th पे ई आता है, एंडिंग से 5th पे कौन आता है, ये मैं याद नहीं करता। ठीक है, जैसे फ्रंट से 9th पे आई आता है, एंडिंग से 9th पे कौन आता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही तरफ से याद करना है, फ्रंट से। जैसे कि मुझसे किसी ने कहा कि राहुल फ्रंट से 10th पे कौन आता है, मैंने कहा यार फ्रंट से 10th पे जे आता है। या किसी ने कहा राहुल लेफ्ट साइड से 16th पे क्या आता है, मैंने कहा लेफ्ट साइड से 16th पे पी आता है। अब किसी पर्सन ने पूछा कि बैक साइड से 10th पे कौन आता है, तो आप जरा ध्यान दो, बैक साइड से 10th पे कौन आता है ये पता करने के लिए मैं इस लेटर की फ्रंट की पोजीशन पता कर लूंगा। बैक साइड से 10th पे कौन आता है ये पता करने के लिए मैं इसकी फ्रंट साइड की पोजीशन पता कर लूंगा। बैक साइड से 10th पे आता है 27 माइनस 10, इसको घटा दो, दैट इज 17th, दैट इज Q। इसका मतलब जो लेटर फ्रंट से 17th पर आता है वो लेटर बैक से 10th पे आता है। बहुत सिंपल है, बैक साइड से जो लेटर काउंट करना है उस नंबर को 27 से घटा दो, वही आपका आंसर है। अगर किसी ने पूछा राइट साइड से 12th पे कौन आता है, मैंने कहा राइट साइड से 12th पे आता है 27 माइनस 12, दैट इज 15th, दैट इज O। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है। मुझसे कहा फ्रंट से 12th पे कौन आता है, मैंने कहा L। मुझसे कहा बैक से 12th पे कौन आता है, मैंने कहा बैक से 12th पे आता है 27 माइनस 12, 15, दैट इज O। क्लियर है इतना सबको? लास्ट एग्जाम्पल सुनो। मुझसे किसी ने कहा कि राहुल लेफ्ट साइड से 19th पे कौन है, मैंने कहा जी ये तो S है। मुझसे किसी ने कहा राइट साइड पे राहुल 19th पे कौन है, तो मैंने कहा इसका मतलब है 8th फ्रॉम फ्रंट, दैट इज H। 27 माइनस 19th, 8th फ्रॉम फ्रंट, दैट इज H। आई होप ये समझ गया होगा आप सबको अच्छे से। आगे देखो, हमारे पास एक वर्णमाला है। इस वर्णमाला में हमसे कहा है रिवर्स द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर इस पूरे सीक्वेंस को आप रिवर्स करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ध्यान से सुनो, हमसे पूछा है कि लेफ्ट साइड से, देखो रिवर्स करने के बाद आपको पता है कि यहां पे लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट लेटर है वो Z हो जाएगा और जो राइट साइड से जो फर्स्ट लेटर है वो A हो जाएगा, क्योंकि इसे रिवर्स किया गया है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो ध्यान से देखो, मुझसे बोला गया है कि लेफ्ट साइड से जो 24th लेटर है उसी के लेफ्ट साइड बताइए 9th नंबर पे कौन सा लेटर है। तो बहुत सिंपल सी इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि कभी भी अगर आपको लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जाना है तो डिफरेंस करना है, अगर आपको राइट साइड से राइट साइड जाना है तो भी डिफरेंस करना है, पर अगर राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट जाना है तो एडिशन करना है। ऑपोजिट होंगे तो जुड़ जाएगा,
सेम होंगे तो डिफरेंस होगा। काउंट कहां से होगा? जहां पर क्वेश्चन एंड हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं कहता हूं विच लेटर, अगर मैं कहता हूं विच लेटर, ठीक है, किसी भी सीरीज का, इज एट 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th to the right of 13th from left side। ठीक है, सपोज अगर सीधी अल्फाबेटिकल सीरीज में मुझे ये लैंग्वेज का आंसर देना है तो देखो कितना आसान है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कभी भी कोई ऐसी लैंग्वेज आई है और सीधी अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें इसका आंसर देना है, तो सबसे एंडिंग में जो है ना, आंसर फाइनल वहीं से आने वाला है। सबसे लास्ट शब्द जो लिखा है, आंसर हमेशा वहीं से आने वाला है। अब देखो, लेफ्ट से अगर राइट आएगा, ऑपोजिट है तो एडिशन होगा। इसका मतलब लेफ्ट से 13 और 10 कितना हो गया? 23वां लेटर। फिर आगे बढ़ो, फिर लेफ्ट के साथ अगर लेफ्ट टकराएगा तो डिफरेंस होगा। अब 23rd और 8th में डिफरेंस लो तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से 15th। तो लेफ्ट साइड से 15th पे ओरिजिनली कौन सा लेटर आता है? ओ। ठीक है, आई होप ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कितनी भी लेंथी लैंग्वेज लिख दूं, जहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है, हमेशा फाइनल आंसर उसकी तरफ से आएगा। अगर सेम मिले, लेफ्ट से लेफ्ट मिले, लेफ्ट से राइट मिले, सेम मिले तो आपको डिफरेंस करना है, और अगर ऑपोजिट मिले तो आपको एडिशन करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा, लाइटनिंग स्पीड से करके दिखाता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को। देखो, मुझसे कहा गया इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने में लेफ्ट से 24 के लेफ्ट साइड 9th, तो यानी लेफ्ट से 24 माइनस 9 कितना? 15th। लेफ्ट से 15th का मतलब राइट से 12th, दैट इज L। सीधी सिंपल सी बात है। यहां पर लेफ्ट का फर्स्ट क्या है? Z, क्योंकि रिवर्स कर दिया। यहां पे राइट का फर्स्ट क्या है? A। ठीक है, तो मेरा आंसर आया लेफ्ट से 15th। तो लेफ्ट से 15th इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट से 12th। तो यहां पे राइट से 12th नंबर पे कौन सा हो जाएगा? L। 5 से 6 सेकंड में आंसर खत्म। अब देखो, सेम है, रिवर्स करने के बाद हमसे बोला गया है, यहां पे कहा गया है विच लेटर इज एट 9th। ठीक है, राइट साइड से, राइट से 24 के राइट साइड 9th। इसका मतलब राइट साइड से काउंट करना है मुझे 15th, तो राइट साइड से 15th का डायरेक्ट आंसर हो गया O। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी आपको हल्की लग रही होंगी। इस वीडियो को जरूर एक बार रिपीट करके देखिएगा ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। देखो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मिसलेनियस, और यहां पे बोला है कि ये जो ऑप्शंस में डिजिट्स लिखे हैं, अगर इन डिजिट्स को मैं इनके लेटर से रिप्लेस करता हूं, रेस्पेक्टिव लेटर से रिप्लेस करता हूं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा? तो जरा आप ध्यान देना। ये है E, ये है, देखो 18th में क्या आता है? R E H, एक C, एक मतलब A, ये आ गया A। ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। B देखो, T है, E है, 1 है, C है, H है, E है, R है। टीचर ही तो, टीचर ही क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है, तो यही हमारा आंसर है। देखो अब यहां पे 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीफिक्स का, सफिक्स का, रिमूवल का और एडिशन का। 4 तरह के, प्रीफिक्स, सफिक्स, रिमूवल और एडिशन। ठीक है, अब यहां पे देखो कि हमसे कहा गया है कि यहां पे कौन सा एक लेटर मैं घटा दूं, सबसे कौन सा एक लेटर यहां पे मैं डिलीट कर दूं हर वर्ड से, तो भी बचे हुए वर्ड्स मीनिंगफुल रह जाएं। अब आप खुद देखो, अगर O हटाऊंगा तो HST मीनिंगफुल नहीं है, P हटाऊंगा तो P यहां है ही नहीं, ये दोनों हो नहीं सकते, T हटाऊंगा तो भी मीनिंगफुल नहीं है, इसका मतलब D आंसर है। S हटाऊंगा तो हॉट बनेगा, S हटाऊंगा तो पॉट बनेगा, S हटाऊंगा तो कॉट बनेगा, S हटाऊंगा तो लॉट बनेगा, S हटाऊंगा तो टॉप बनेगा। बहुत इजी है, S इसका आंसर है। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है प्रीफिक्स। दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबके आगे लगा दूं तो सारे वर्ड्स मीनिंगफुल बन जाएं? अगर मैं H लगाऊंगा तो ये हीट बनेगा,
आर बनेगा हिज, हैज, हैड। इसका मतलब करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, इसको देखो, यह है सफिक्स का क्वेश्चन, सफिक्स का। ठीक है, अगर यहाँ पे कौन से 4 ऑप्शन में से ऑप्शन है जो इनके सबसे लास्ट में लिखाऊंगा तो भी ये जो इतने वर्ड्स है सब मीनिंगफुल बनेंगे। तो आप देखो, ए लगाने से हटा तो कोई है नहीं, बी लगाने से हार्ब तो है नहीं, डी लगाने से भी वर्ड नहीं है, ई लगाऊंगा तो हेट बनेगा, बेयर, बेट, पाइन, बेथ, हेट, बेयर। ये रिपीट हो गए हैं बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक हो गया सफिक्स का, एक हो गया रिमूवल का, एक हो गया प्रीफिक्स का। हम चलते हैं हमारे लास्ट वैरायटी के क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट पे। यहाँ पे हमसे कहा गया है अरेंज दीज लेटर्स ऑफ ईच ग्रुप टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड देन फाइंड द ऑड वन आउट। कहता है इन लेटर्स को अरेंज करें। अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे ये बन रहा है 7, ये बन रहा है डिवाइड, ये बन रहा है 4 और ये बन रहा है 8। आप ध्यान दो, 7 डिवाइड 4 8। तो ए सी डी डिजिट्स हैं और ये ऑपरेटर है, इसलिए ये है हमारा ऑड वन आउट। मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताना था कि एक बार एग्जाम में क्या हुआ था। देखो, ऑड वन आउट में क्या होता है, सिर्फ इतना लिखा होता है कि अमंग 4 ऑप्शंस 3 ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट। दिए गए प्रश्न में जो 4 विकल्प हैं उनमें से 3 विकल्प कहीं ना कहीं एक जैसे हैं या उनमें कोई ना कोई समानता है, तो बताइए अलग कौन सा है। इसमें क्या होता है कि जब लेटर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वो नंबरिंग पे बेस्ड होते हैं। कोई 3 ऑप्शन एक जैसा पैटर्न चला रहे होते हैं, एक ऑप्शन उस पैटर्न को नहीं चला रहा, तो ऑड वन आउट हो जाता है। पर उसमें क्या हुआ था कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बच्चे उन्होंने ना प्लैनेट्स के नाम लिखे थे बस शफल करके, जैसे कि मार्स को लिख दिया AM S R, अर्थ को लिख दिया HAET R, एक लिख दिया OMON, एक लिख दिया SVENU। तो यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा था ना शफल करके मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, ध्यान से सुनो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि दिए गए लेटर्स को शफल करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाओ, उसके बाद ऑड वन आउट बनाओ। तो ये क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि पहले से बता था शफलिंग करनी है, पर इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि शफलिंग करो, सिर्फ लिखा था ऑड वन आउट। तो बच्चे इस केस में खुद ध्यान देना पड़ा कि लेटर्स के नंबरिंग से क्वेश्चन परफॉर्म नहीं हो रहा। जब शफलिंग की तो पता चला ये तो मार्स बन रहा है, ये तो अर्थ बन रहा है, ये तो मून बन रहा है और ये तो वीनस बन रहा है। तब समझ में आया कि these 3 आर प्लैनेट्स बट सी ऑप्शन इज सैटेलाइट, इसलिए सी क्या है, ऑड वन आउट है। ठीक है, तो यहीं पर इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे आज की क्लास में हमने जो भी वैरायटीज पढ़े, जो भी टाइप्स पढ़े, इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन लाने फिक्स हैं। मैं जल्दी से 30 सेकंड्स में बताता हूं कि क्या क्या मेन चीजें थी। एक क्वेश्चन था डिक्शनरी बेस्ड, या तो सीधे ऑर्डर में लगाते थे या रिवर्स ऑर्डर में लगाते थे। एक था वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कैन बी फॉर्म्ड और कैन नॉट बी फॉर्म्ड बनता था। एक था लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या तो वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से लॉजिकली अरेंज होते थे या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग होता था। उसके बाद थे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी पढ़ा दी, जिनमें से एक लैंग्वेज थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमें पेयर्स फाइंड आउट करने होते थे। फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस थे, सीरीज के, प्रीफिक्स के, सफिक्स के, वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है बिल्कुल रिलैक्स रहिए, इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए। जितना इसमें पढ़ाया है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करें। ठीक है, सो बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी। बस आप सबसे आई इंसिस्ट इतना कहूंगा कि जब हम फ्री में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कंपैरिजन करके देखिए, आप यूट्यूब पे डाल के देखिए अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट चैप्टर। एक वीडियो में इस ढंग से आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी कहीं पे भी ऐसी क्वालिटी। तो बस इतना चाहता हूं कि हमारी टीम को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।